जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का क्रांति यूट्यूब बैच 2.0। और दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ये होने वाला है लेक्चर नंबर 17। तो आप से बस एक ही छोटी सी दरखास्त रहेगी कि अगर आप किसी भी लेक्चर पर आएं तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख के आएं, क्योंकि जिस प्रकार से हम मेहनत और जिस लेवल का कंटेंट जो है हम दोस्तों आपके लिए लेके आ रहे हैं, अगर आप उसका पूरा सदुपयोग करेंगे और बिना स्किप किए कंटेंट को आगे पढ़ेंगे तो आपको इतना बेहतरीन, ये कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो आपको इतना बेहतरीन याद होगा कि आप जीवन में उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में मैंने आप लोगों के साथ पॉलिटी के अंदर संसद यानी कि पार्लियामेंट चैप्टर को शुरू किया था और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, बहुत ही फिनोमिनल लेक्चर जो है दोस्तों वो हुआ था। तो संसद से संबंधित जितने भी बेसिक होते हैं, ऐसे बेसिक जो ना तो पढ़ाए जाते, ना सिखाए जाते, ना लोगों को पता होते, हमने उन बेसिक्स के ऊपर चर्चा करी। और प्लस जो सामान्य बेसिक होते हैं जो हर कोई पढ़ता है और पढ़ने भी चाहिए, उसको भी हमने कंप्लीट किया। आज का लेक्चर नंबर 17 भी बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से खास होने वाला है। और आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वही मैंने स्क्रीन पर ओपन करके रखा हुआ है, डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग। दोस्तों, इसके बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूं। आप सभी को पता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है वो कितनी है, याद करो। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया है जब टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार समझाए थे आपको। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट है दोस्तों 552 यानी कि 552, याद रहेगा। वर्तमान में लोकसभा के कितनी सीटों पे मेंबर बैठे हुए हैं, यानी कि वर्तमान सदस्यता अगर मैं देखूं, प्रेजेंट मेंबरशिप, तो वो है 543। तो टोटल सीट 552, 552 और वर्तमान सदस्यता, करंट मेंबरशिप 543। पहले 545 हुआ करती थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 2019 में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो लोग होते थे लोकसभा में जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया करते थे, वो कॉन्सेप्ट अब हटा दिया गया है। तो इसीलिए वर्तमान में 545 की जगह केवल 543 मेंबर्स ही लोकसभा में होते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तब तक आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक आंसर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं साहब, बहुत दुख की बात है। इतनी मेहनत आपके लिए करता हूं मैं, और जब आप उस वीडियो को अपना प्यार नहीं देते हैं, अपने लाइक्स नहीं देते हैं, क्योंकि आपका प्यार देने का एक ही तरीका है कि आप उस वीडियो को लाइक करें या अपना कोई प्यारा सा कमेंट करें। आपके लिए जाएगा मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, बट मेरे लिए अगली वीडियो के लिए घंटों भर की वो एक मोटिवेशन का जरिए के रूप में वो काम करेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि कमेंट सेक्शन में आपको दोस्तों ये बताना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि वो कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, वो कौन से नंबर का संशोधन है जिसे 2019 में किया गया, और जो 2 एंग्लो मेंबर्स की जो सीट होती हैं लोकसभा में, उनके कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। तो आपको ये बात जो है मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बतानी है, और लाइक अभी कर दीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़े। तो दोस्तों, लोकसभा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट होती हैं वो होती हैं 250, और वर्तमान में कितनी सीटों पर जो है सदस्य बैठे हुए हैं, प्रेजेंट मेंबरशिप क्या है राज्यसभा की, तो वो है 245। तो मैक्सिमम सीट 250 याद करनी है और प्रेजेंट में 245। लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 और प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, 543। हो जाएगा तैयार। चलो, अब बात करते हैं दोस्तों आपके साथ डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपने जहां कहीं से भी पॉलिटी पढ़ी है, आपने जिस भी टीचर से पॉलिटी पढ़ी है, आपने किसी भी किताब से पॉलिटी पढ़ी है, यह टॉपिक आपने जरूर देखा होगा पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर। लेकिन जिस डेप्थ में मैं आज इसको पढ़ाऊंगा, और वो भी चंद मिनटों के अंदर, और ऐसे ऐसे फैक्ट और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको सोच के लगेगा कि यार क्यों हमने अभी तक नहीं पढ़ा और किस अंधेरे में जो है हम लोग जी रहे थे। और ये वो चीजें हैं जो सटासट, इसमें से तो एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो अभी पिछले साल यूपीएससी में पूछा गया है, और वो ऐसा प्रश्न है कि बेशक एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है वो। ठीक है, चलिए। तो डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग की सबसे पहले हम लोग जो है परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। क्या कहता है कि डीलिमिटेशन का मतलब किसी स्टेट, यहां पर हम स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। डीलिमिटेशन का मतलब होता है किसी स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनकी नंबर ऑफ सीट या फिर उनकी बाउंड्री, इन दोनों को निर्धारित करना, इन दोनों को फिक्स करना। वापस मेरी बात सुनिए, हर स्टेट
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है। जैसे कि वर्तमान में इंडिया के अंदर टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28, और वो सारे 28 स्टेट्स मिला के और प्लस कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, कितनी? यानी कि 8। हर यूनियन टेरिटरी से कुछ ना कुछ लोग लोकसभा में आके बैठते ही बैठते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है जिसका एक भी बंदा लोकसभा में ना आके बैठा हो। हर यूनियन टेरिटरी से भी लोग आके बैठते हैं और स्टेट से तो लोकसभा में लोग चुन के जाते ही हैं। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, इन सभी को मिला के हमारा इंडिया बनता है। और पूरे इंडिया को टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है दोस्तों। कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक नेता को चुना जाता है, और इस नेता को हम लोग कहते हैं लोकसभा का सांसद। क्या कहते हैं? इस नेता को हम कहते हैं लोकसभा का सांसद, यानी कि लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पूरे देश को कितनी सीट, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा? 543। और हमारे देश में कॉन्सेप्ट है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक लोकसभा नेता को चुना जाता है। तो अगर वर्तमान में 543 बंदे बैठे हुए हैं लोकसभा में, तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हमारा पूरा देश 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, जहां पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नेता को जनता चुनती है और उसको सांसद बना देती है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई दोस्तों? चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। लेकिन किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी और किस स्टेट में से कितने नेता सांसद जो है पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी और कितने नेता लोकसभा में जाके बैठेंगे? जैसे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट हैं? 29 सीट है। तो 29 सीट मतलब मध्य प्रदेश कितने निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है? 29 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मध्य प्रदेश बटा हुआ है, जहां पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नेता को चुनकर हम लोकसभा में बिठा रहे हैं, ठीक है। तो यह पूरा काम करना कि किसी स्टेट को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटना है, जब भी मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द बोलूं अंग्रेजी में, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब निर्वाचन क्षेत्र आप समझ लीजिएगा, जहां से एक नेता को हमको चुनना है। तो किसी भी स्टेट को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाए, यह फैसला कौन करता है, यह काम कौन करता है? यही काम करता है परिसीमन आयोग, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन। प्लस उसके साथ साथ किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कितनी रहेगी? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरा का पूरा जो स्टेट होता है वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, तो मान के चलिए अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अचानक से जनसंख्या बढ़ जाती है, तो फिर हमें उसकी कुछ जनसंख्या को उठा के या तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यानी कि किसी स्टेट के भीतर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, ये तो आपने फिक्स कर लिया, लेकिन समय के साथ और जनसंख्या के साथ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना, यह काम भी किसका होता है? परिसीमन आयोग, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन का होता है। आई होप कि अब आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है। किसी भी राज्य के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो पहली बात तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करना किसका काम है? डिलिमिटेशन कमीशन। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री कम ज्यादा करना, यह भी किसका काम है? डिलिमिटेशन कमीशन का। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। अब फिर देखिए, लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए, मतलब जैसे लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही एससी और एसटी के लिए सीट आरक्षित होती हैं, लेकिन याद रखिएगा जो है राज्यसभा में और जो आपकी स्टेट लेवल पर जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां पर एससी एसटी की सीटों का आरक्षण का कोई सिस्टम नहीं होता, ठीक है। केवल लोकसभा और विधानसभा में होता है। तो एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीट आरक्षित की जाएं, कितनी सीट रिजर्व की जाएं, यह काम भी किसका है? डिलिमिटेशन कमीशन का है, ठीक है। तो अब आपने उसका काम समझ लिया। अब समझना, यहां पर 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। ये क्या कहते हैं कि हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीट को
नई पॉपुलेशन डेटा के अनुसार रीएडजस्ट करना होगा। रीएडजस्ट का मतलब होता है पुनः समायोजन, यानी कि किसी चीज को नए आंकड़े के अनुसार बदलना। ठीक है, वापस सुनिए, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 क्या कहता है कि जब भी कोई जनगणना होती है, जब भी कोई सेंसस होता है, तो उसके बाद जब जनसंख्या का नया डेटा आता है तो उस नए डेटा के अनुसार किस स्टेट को कितनी लोकसभा की सीट और किस स्टेट को कितनी विधानसभा की सीट दी जाए, है ना। यह काम भी किसका है, यह काम भी डिलिमिटेशन कमीशन का है। परंतु वो आर्टिकल 82 और 170 ये कह रहा है कि आपको हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों को क्या करना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत प्यारा सा यहां पे लगा के दिया है। अगर मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन नवीनतम जनगणना के अनुसार, यानी कि लेटेस्ट सेंसस के अनुसार इंक्रीज हो गई है, मान के चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन थी 100, एग्जाम्पल है, और 2021 में अगर जनगणना हुई होती और हमको पता चलता कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन क्या हो गई है 150, तो पॉपुलेशन बढ़ गई ना। तो इसीलिए फिर मध्य प्रदेश को लोकसभा में सीट भी ज्यादा दी जाएं, क्योंकि जनसंख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इसको हम कहते हैं कि किस स्टेट की लोकसभा में कितनी सीट होंगी, इसको रीएडजस्ट करना, इसका पुनः समायोजन करना, और यह सिर्फ तभी मुमकिन है जब मैं लेटेस्ट जनगणना के डेटा के अनुसार काम करूं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन लेटेस्ट सेंसस के अनुसार इंक्रीज हो गई है, मतलब जनसंख्या बढ़ गई है, तो मध्य प्रदेश को लोकसभा में और ज्यादा सीट दी जाएं। कैसे, नई पॉपुलेशन डेटा के अनुसार दी जाए। जनसंख्या बढ़ी है तो सीट बढ़ाओ, जनसंख्या घटी है तो सीट लोकसभा में से घटा दो। अभी इसका बहुत बड़ा लफड़ा अगले पेज पे आएगा। तो ये सारा सीट बढ़ाना और घटाने का काम भी किसका है, डिलिमिटेशन कमीशन का है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का रट्टा फैक्ट जो यूपीएससी में पूछा गया पिछले साल ही प्री में। क्या बोला उन्होंने, आज तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, साफ क्लियर कट। आज तक कितनी बार परिसीमन आयोग बनाया गया है, आंसर रट लो, 1952। देखो 1951 में सबसे पहली जनगणना हुई, तो पहली जनगणना हो गई तो जनगणना का नया डेटा आया, तो नए डेटा के अनुसार सीट एडजस्ट करनी पड़ी होंगी, किसी स्टेट को ज्यादा किसी स्टेट को कम, तो 1952 में बनाया गया। उसके बाद 1961 में सेंसस हुआ होगा, 1961 के सेंसस के बाद फिर 1962 में बनाया गया सीट को रीएडजस्ट करने के लिए। फिर 1971 में सेंसस हुआ होगा, एक साल बाद फिर बनाया गया, और फिर आप देखिए सीधे कब बनाया गया, 2002 में बनाया गया। बीच में क्यों नहीं बनाया गया, अभी अगले पेज पे उसकी चर्चा होनी है। तो टोटल परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बनाया है, 4 बार बनाया है। रट लेना, प्रीलिम्स में झकाझक तरीके से आ सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए 1971 के सेंसस के बाद की कहानी मैंने इतने प्यारे शब्दों में आपके लिए लिखा है कि अगर मैं अभी बोलना बंद भी कर दूं और आप केवल बोर्ड पर लिखी हुई बातों को पढ़ना भी शुरू कर दो ना, तो भी आपके दिमाग में क्लियर कट कहानी चली जाएगी। देखिएगा 1971 का जब सेंसस हो गया था दोस्तों, तो 1971 के सेंसस में भारत सरकार ने देखा कि यार इंडिया की पॉपुलेशन तो काफी तेजी से बढ़ रही है, ये तो चिंता का विषय है। तो अब हमको जो है फैमिली प्लानिंग पर, यानी कि परिवार नियोजन पर ध्यान देना पड़ेगा और जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो 1971 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स को कह दिया कि भैया अपने अपने राज्य में तुम लोग क्या करो, फैमिली प्लानिंग करो। ठीक है, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है उस पर हम नियंत्रण कर सकें, उस पर हम कंट्रोल लगा सकें। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स ने इसको अच्छे से फॉलो किया और उन्होंने अपने स्टेट के अंदर रहने वाली जनता को बताया कि देखो साहब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, भविष्य में संसाधन खत्म हो जाएंगे, अपने इतने सारे बच्चों को कैसे पालोगे, तो इसीलिए आप प्रयास करें कि पॉपुलेशन थोड़ी सी कम करें, बच्चे थोड़े कम पैदा करें, 7 8 8 8 2 कर लो, 1 कर लो, 3 कर लो, 7 8 करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने स्टेट्स ने समझाया और उनकी जनता ने उनकी बात सुनी भी। तो कुछ स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग की बात को अच्छे से फॉलो किया और उन्होंने अपने स्टेट की पॉपुलेशन पर क्या हासिल कर लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया। अच्छी बात है, परंतु कुछ स्टेट्स तो होते ही हैं बेकार। तो कुछ स्टेट्स ने क्या किया, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार,
अब बुरा मत मानना, मध्य प्रदेश का नाम इसमें है तो कोई बुरी बात नहीं है, गलत काम करोगे तो नाम तो गलत में ही आएगा, अच्छे में तो आने नहीं है। तो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार ना तब सुधरे थे ना आज सुधरे। तो परंतु कुछ स्टेट्स ऐसे थे जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जगह उल्टा और इंक्रीज कर दिया। मतलब सरकार ने कहा था जनसंख्या कम करो, इन्होंने कहा कि भैया जनसंख्या पर एक्सेलरेटर दाब दो, दबा के बच्चे पैदा करो, ऐसी तेजी कर दो जनसंख्या की। तो ये देखिए, एक तरफ कुछ सभ्य राज्य हैं जो जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं और ये उनका किया धरा पूरा क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर लफड़ा शुरू होगा। मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 82 और 170, रिपीट करो मेरे साथ, आर्टिकल 82 और 170 क्या कहते हैं कि जब भी कोई नई जनगणना होती है तो हर जनगणना के बाद, हर सेंसस के बाद किस स्टेट के पास कितनी लोकसभा की सीट हैं, इसका रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, पुनः समायोजन किया जाएगा। अर्थात जिस स्टेट के पास ज्यादा जनसंख्या है उनको लोकसभा में ज्यादा सीट दी जाएंगी और जिन स्टेट के पास कम जनसंख्या है उनको लोकसभा में कम सीट दी जाएंगी। और ऐसा ही होता है, कायदा तो यही कहता है, क्योंकि जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या रह रही है वहां से ज्यादा नेता चुने जाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि हर एक पॉपुलेशन के गुच्छे के अनुसार एक नेता जो है चुना जाता है। तो अब क्या हुआ भाई, अब किसका खोपड़ी घूम गई। अब इससे क्या हुआ कि जो मतलब जिन स्टेट्स ने, मतलब क्या लिखा है मैंने, अब इससे वो स्टेट्स नाराज हो गए जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया था। वो कहेंगे भैया जी अच्छा ड्रामा है, हमने तो भारत सरकार की बात मानी, अपने स्टेट की पॉपुलेशन कम कर दी, हमने 10 साल में बच्चे कम से कम पैदा किए ताकि हम भारत सरकार की नजर में अच्छे हो जाएं, ताकि हम देश के लिए कुछ भलाई का काम करें। लेकिन इस चक्कर में हमारे स्टेट की पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। और स्टेट की पॉपुलेशन कम हो गई तो मतलब लोकसभा में अब सीट भी कम मिलेंगी। मतलब जो वो स्टेट है उसके कम नेता बैठेंगे लोकसभा में। और जिन लोगों ने भारत सरकार की बात नहीं मानी, उल्टा और दबा के जनसंख्या बढ़ाई, उनके तो मजे ही मजे हैं, उनकी तो पॉपुलेशन अब और बढ़ गई है, उनको तो उल्टा अब और ज्यादा लोकसभा में सीट्स मिलेंगी। ये तो जागती है, जिसने काम किया उसकी लोकसभा की सीट कम हो गई और जिसने सरकार की बात नहीं मानी और पॉपुलेशन दबा के बढ़ाई उसकी उल्टा लोकसभा की सीट्स बढ़ गई। ये तो नाइंसाफी है कि नहीं नाइंसाफी है। तो ये नाराज हो गए, साफ साफ लिखा है, वो स्टेट्स नाराज हो गए जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का पालन किया, क्योंकि उनको पता था कि अगला सेंसस जो कि कब होगा 1981, क्योंकि 1971 के बाद ही पॉपुलेशन कंट्रोल का सिस्टम आया था। तो अगला सेंसस 1981 का जब होगा तो जब लोकसभा सीट्स का रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, पुनः समायोजन किया जाएगा, तो ऐसे स्टेट्स की लोकसभा सीट कम हो जाएंगी जिन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया है। ये तो जागती है और साफ साफ। मतलब तुम कह रहे हो सर हमने आपकी बात मानी तो हमें गिफ्ट मिलने की जगह सजा मिल रही है उल्टा हमको, हमने पॉपुलेशन कम करी उल्टा हमारी लोकसभा की सीट कम हो गई, हमें फायदा तो कुछ नहीं हुआ। और जिन्होंने सरकार की बात नहीं मानी, पॉपुलेशन कम नहीं करी, उल्टी पॉपुलेशन बढ़ा दी उन्होंने, तो उनका बढ़िया, उनको लोकसभा में सीट भी और अब बढ़ के मिलेंगी। तो सरकार ने कहा कि भाई ये तो जागती है, ऐसे तो वो स्टेट्स फैल जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए पार्लियामेंट ने 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 पास किया। दोस्तों 42 नंबर का जो 1976 में जो अमेंडमेंट आया था, इसके अंदर बहुत काम किए गए और उनमें से एक काम यह था कि इस समस्या का समाधान निकालना। और सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि साल 2000 तक, साल कब तक, सन 2000 तक हम 1971 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और उसी के अनुसार हर स्टेट को लोकसभा सीट बांटी जाएंगी। सरकार ने क्या कहा, भैया 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 ये सारा रायता 1971 के बाद ही फैला है ना, 1971 तक तो सब ओके था ना। 1971 में तो हमने भी नहीं कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो 1971 तक तो जिस स्टेट के पास जितनी जनसंख्या थी सब उसमें खुश थे। ये पूरा रायता तो 71 के बाद फैला है। तो एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे स्टेट को उतनी ही लोकसभा सीट देंगे जो 1971 तक तुमको मिल रही थी। क्योंकि तुम्हारा डर क्या है कि 1971 के बाद हमने पॉपुलेशन को कम किया है,
अब इसका परिणाम हमको 1981 सेंसस के बाद मिलेगा, जब नए पॉपुलेशन का आंकड़ा आएगा। लेकिन चिंता की बात ही मत करो, हम नई जनगणना करेंगे तो सही, लेकिन उसके अनुसार सीटों का रीएडजस्टमेंट नहीं करेंगे। 1971 वाला सेंसस का डेटा, जहां तक तुम सब खुश थे, हम उसी डेटा का उपयोग सन 2000 तक करेंगे। कितने तक? सन 2000 तक, यानी कि अगले 30 साल तक हम उसका यूज करेंगे। और फिर 2001 में जब सेंसस करने की बात आएगी, जब जनगणना करने की बात आएगी, तब की तब देखेंगे। ठीक है साहब, क्लियर हो गया? तो 30 साल तक सरकार ने सारे स्टेट्स को शांत कर दिया, कहानी खत्म। ऐसी नेता नगरी चलती है, टेम्पररी सॉल्यूशन तो दे दिया 30 साल तक। सरल शब्दों में, जो पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी आने से पहले चल रहा था, वही सन 2000 तक चलता रहेगा। सीधी सी बात, ठीक है? अच्छा, तो ये आपसे डेटा पूछ सकता है कि भैया कौन से अमेंडमेंट ने 1971 के आंकड़े को सन 2000 तक फिक्स कर दिया? तो 42वां संशोधन 1976। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इस अमेंडमेंट के चलते वो कौन से साल का जनगणना का डेटा था जिसे सन 2000 तक फिक्स कर दिया गया? 1971। या फिर ऐसे कह सकता है कि फलाने अमेंडमेंट से इस साल के जनसंख्या के आंकड़े को किस साल तक फिक्स कर दिया गया? तो बोले सन 2000 तक। काफी सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर, ठीक है? अच्छा, फिर देखिए साहब, अब 2001 आएगा। 2001 में फिर से जनगणना होगी, और अब की बार हमें उस नए डेटा के अनुसार सीटों का रीएडजस्टमेंट करना होगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो समस्या पहले थी वही समस्या फिर नहीं आ जाएगी? 1971 के बाद जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया था, वो तो बेचारे माइनस में चले गए ना। अब वो कितनी भी गति से बच्चे पैदा कर लेंगे, लेकिन उन स्टेट्स के बराबर तो नहीं आ पाएंगे ना जो पहले से ही ज्यादा थे। और फिर उन्होंने और जनसंख्या बढ़ा दी, और 20-30 साल में अब उन्होंने और बढ़ा दी होगी इस लालच में कि अब हमको और लोकसभा की सीट चाहिए। तो आप समझ रहे हो, तो वो समस्या फिर से आएगी। जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है वो बैक फुट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब वो इतनी गति से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, दूसरों स्टेट के बराबर नहीं आ सकते, तो उनको तो फिर से समस्या आना लाजमी है। तो फिर सन 2000 जैसे बीता तो वो सारे स्टेट्स के कान खड़े हो गए कि भैया हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हमने तो देश की भलाई का काम किया, अब देखो फिर से नई जनगणना होगी, फिर से 2001 का सेंसस होगा, फिर से हमारी सीटें अब कम होने का डर हो गया। तो सरकार ने कहा एक और लॉलीपॉप ले लो, ये लो एक और लॉलीपॉप ले लो। सरकार ने क्या कहा? 2001 में सरकार ने, यानी कि पार्लियामेंट ने 84 नंबर का अमेंडमेंट पास किया। और क्या कहा? कब पास किया 84 नंबर का अमेंडमेंट? सन 2001 में। और क्या कहा? बेटा, जो लॉलीपॉप हमने तुमको 30 साल पहले दिया था, वो लॉलीपॉप अब हम तुमको 2026 तक दे रहे हैं। यानी कि तुम्हारा जो 1971 वाली जनगणना का जो डेटा था, अभी तक हमने उसको सन 2000 तक फिक्स किया था। अब टेंशन मत लो, अब हम उसको 2026 तक फिक्स कर रहे हैं। यानी कि अगले 26 साल के लिए सारे नाराज स्टेट्स के हाथ में फिर से लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। आज 2025 चल रहा है, 2026 जब खत्म होगा, अब की बार नहीं बढ़ा पाएंगे, अब की बार तो आना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर। तो यानी कि जो नाराज होने वाले स्टेट्स हैं वो तो नाराज होके ही होके रहेंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई? चलो, अब फाइनली 2026 के बाद अब आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लेगा कि 1971 के आंकड़े, 1971 की जनसंख्या के डेटा को 2026 तक कौन से अमेंडमेंट के तहत फिक्स किया गया? तो 84वां संशोधन, जो कि 2001 में आया था। अब फाइनली 2026 के बाद लोकसभा की सीट का रीएडजस्टमेंट होगा। कब के बाद? 2026 के बाद, ठीक है? 2026 के बाद लोकसभा की सीट का रीएडजस्टमेंट होगा, पुनः समायोजन होगा। और सीधी सी बात है, 1971 के सेंसस की तुलना में अब पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, 2026 तक हम कौन सा आंकड़ा यूज कर रहे हैं? 1971 की पॉपुलेशन का आंकड़ा। और अब जो लेटेस्ट सेंसस करवाएगी सरकार, भगवान जाने कब करवाएगी, 25 में करवाएगी, 26 में करवाएगी, करवाना तो पड़ेगा उनको। तो 1971 से लेके यार यहां तक 55 साल, 55-56 साल हो गए। कितनी जनसंख्या बढ़ गई होगी हर स्टेट की, सोचिए। तो सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो हर स्टेट की लोकसभा की सीट भी बढ़ेंगी। और लोकसभा की सीट वर्तमान में मैक्सिमम सीट कितनी है अपने पास? 552।
बिल्डिंग, पुरानी जो बिल्डिंग थी ना पार्लियामेंट की, उसमें जगह ही नहीं थी। अभी आपने कुछ साल पहले ही देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुकी है। और उस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में दोस्तों अब की बार लोकसभा में कितनी सीट बनाई गई है बिठाने के लिए? 848, क्योंकि उनको भी पता है कि नई जनगणना करनी पड़ेगी और 2026 के बाद लोकसभा की सीटों का रीएडजस्टमेंट, पुनः समायोजन करना पड़ेगा। और चूंकि 1971 से लेके अब तक इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है कि लोकसभा की सीटों की संख्या भी अब काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने ढेर सारी सीट वहां पर बना के रखी हैं कि भैया जब बढ़ेंगी तो यहां पर आके बिठा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए पूरी बिल्डिंग जब नई बनाई तो उसमें सीटों की संख्या भी बढ़ा दी। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित, और ये गहरी बात है, डीप फैक्ट है। ना के बराबर लोग पढ़ते हैं और ना के ही बराबर लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, और कहने को तो एस्पिरेंट ऐसा कहता है कि हमें तो साहब क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और जब उसको पढ़ाने बैठो तो उसको कष्ट भी आता है। तो देखो, दोनों चीज चल नहीं सकती। तुमको ये लग रहा है कि इतनी सारी जनसंख्या में कोई अच्छी चीज सिर्फ तुम्हें ही मिलनी चाहिए, कोई एक नौकरी तुम्हें ही मिलनी चाहिए, और तुम दूसरा मेहनत कर रहा है 6 घंटे, तुम मेहनत करना चाह रहे हो 1.5 घंटे में पूरी समरी, तो भाई ऐसा नहीं होगा, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं मिलता है, आपको हमेशा एक कदम आगे चलना पड़ेगा स्मार्ट वर्क से। ठीक है, गहरी बात क्या है? गहरी बात सुनो। 2001 सेंसस के आधार पर 87th अमेंडमेंट 2003, अरे सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। गहरी बात क्या है? 87th अमेंडमेंट 2003 नया संशोधन है, अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने आपको 2003 का, लास्ट वही 84 वाला 2001 पढ़ाया, ये नया है, ध्यान सुनना। 87 नंबर का संशोधन जो कि 2003 में आया, उसने क्या कहा? उसने कहा कि 2001 जनगणना के आधार पर, कौन सी जनगणना के आधार पर? 2001 की जनगणना के आधार पर। जनगणना तो हुई थी, अब उसी संबंध में बात कह रहा है कि 2001 की जनगणना के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हर स्टेट में जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनका रीएडजस्टमेंट किया जाए। यह बात कही किसने? 87 नंबर के अमेंडमेंट ने 2003। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं वापस सुन लो, 87 नंबर के अमेंडमेंट 2003 ने क्या कहा कि 2001 की जनगणना का डेटा उठाओ और उसके आधार पर स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनका रीएडजस्टमेंट, पुनः समायोजन कर दो। अब आपकी खोपड़ी घूमी तो मैंने वही कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी तो बताया था कि रीएडजस्टमेंट 2026 तक नहीं होगा और 1971 वाले सेंसस का डेटा ही हम लोग यूज करेंगे। आपके दिमाग में आया होगा कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, वही 1971 वाला डेटा हम यूज करेंगे, तो अब आप ये अचानक से क्यों कहने लगे कि अमेंडमेंट आ गया और ये कह रहा है कि 2001 की जनगणना के आधार पर आप रीएडजस्टमेंट कर दो? ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो आपने बोला था कि रीएडजस्टमेंट नहीं करना। कब तक नहीं करना? 2026 तक नहीं करना। तो आप समझो मेरी बात को, ठीक है, आप समझो मेरी बात को कि यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, बात अलग कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त सुनो, मैंने ये भी लिख दिया है, तो दोस्त सुनो, बताओ भाई, ज्यादा ही डिटेल में चले गए। तो दोस्त सुनो, 2001 सेंसस के आधार पर किसी स्टेट के अंदर, 2001 जनगणना के आधार पर किसी राज्य के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, सिर्फ उनकी बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करना है। क्या बोला? 2001 का जो जनगणना है उसके आंकड़े के आधार पर आपको स्टेट्स के अंदर मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, सिर्फ उनकी बाउंड्रीज को कम ज्यादा करना है। मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को कम ज्यादा करना, ये भी डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। ठीक है ना, सिर्फ उनकी बाउंड्रीज को हमको रीएडजस्ट करना है। ठीक है, उस स्टेट के पास जो लोकसभा सीट की संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। यही मेन प्रॉब्लम थी ना कि किस स्टेट के पास लोकसभा की कितनी सीट है, हमने इसको फिक्स कर दिया था। जितनी सीट 1971 के जनगणना के टाइम पर थी, हमने उतनी ही सीट 2026 तक फिक्स कर दी हैं। तो वो बात तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमको किस स्टेट के पास कितनी लोकसभा की सीट हैं,
इसको नहीं छेड़ना, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। कब तक? 2026 तक। तो वो बात आज भी कायम है। बस क्या करने को कहा था, क्या एक्स्ट्रा करने को कहा था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को जो है आप रीएडजस्ट कर दो। अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को आप रीएडजस्ट कर दो, किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का आप जो है पुनः समायोजन कर दो। इसका मतलब क्या है? बाउंड्री को चेंज करने का मतलब क्या है? और बाउंड्री को चेंज करने के बाद उस स्टेट के पास जो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। यह कैसे होता है? तो दोस्तों मैंने एक कदम में आगे गया और मैंने सोचा कि पार्लियामेंट तो आप सभी पढ़ते ही हो, आपने कई दफा पढ़ा भी होगा, शॉर्ट में, लॉन्ग में। तो क्यों ना ये जो गहरी बात मैं बता रहा हूं और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री में चेंज किया जाए, ये जो मैं बातें कर रहा हूं आपसे, और लोकसभा की सीटों में चेंज नहीं आना चाहिए, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये कैसे किया जा सकता है भाई? ये कैसे किया जा सकता है? क्या हमने इसका कोई एग्जाम्पल लिखा है? तो मैं बस यही देख रहा हूं कि मैंने इसका कोई एग्जाम्पल लिखा है या नहीं लिखा, या मुझे आपको मौखिक ही बताना पड़ेगा। तो वो बस मैं थोड़ा जरा देख रहा हूं कि मेरे पास वो चीज है या नहीं। ठीक है, नहीं दोस्तों, मैंने वो एग्जाम्पल यहां पर नहीं इंक्लूड किया है। मैं उसको देख पा रहा हूं कि मैंने उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, हालांकि मुझे लग रहा था कि मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है, बट कोई बात नहीं, मुझे बस 2 मिनट लगेगा आपको समझाने में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मान के चलो यहां पर कोई स्टेट है, यहां पर कोई स्टेट है, हम उस स्टेट का नाम ले लेते हैं। ये एक स्टेट है, नाम में क्या रखा है, हम उसको बोल देते हैं ये एक राज्य है। और मान के चलो ये जो राज्य है ये 4 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। कितने निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है? 4 निर्वाचन क्षेत्र में जो है ये राज्य बटा हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है डी। ठीक है, और एक तरफ दोस्तों हम लोग ले लेते हैं 1991 का सेंसस, 1991 की जनगणना, और दूसरी तरफ हम दोस्तों ले लेते हैं 2001 का सेंसस, यानी कि 2001 की जनगणना। 1991 में क्या था कि जो निर्वाचन क्षेत्र ए था, यहां पर जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी दोस्तों 10 लाख। इतना क्लियर हुआ? यहां पर भी कितनी थी? यहां पर भी थी दोस्तों 10 लाख, और यहां पर भी कितनी थी? यहां पर भी थी 10 लाख, और यहां पर भी कितनी थी? यहां पर भी थी 10 लाख। अब आप कहोगे सर सब में बराबर कैसे? नहीं होती, मैंने अप्रॉक्स माना है, अभी बदलूंगा, देखना। ठीक है, लेकिन 10 साल के गैप में इन सारी निर्वाचन क्षेत्र, इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉपुलेशन में बदलाव आ गया। जैसे कि जो ए वाली पॉपुलेशन थी दोस्तों, ये हो गई 15 लाख। ठीक है साहब, 5 लाख लोग बढ़ गए। और जो ये थी बी वाली, ये 10 लाख से उछलकर दोस्तों हो गई सीधे कितनी? ये 10 लाख से उछलकर हो गई 30 लाख। कितनी हो गई? 30 लाख हो गई साहब। ये 15 हो गई, ये 30 हो गई। ठीक है, यहां पर ये वाली कितनी हो गई, इसको हम देखते हैं। ये मात्र दोस्तों बढ़ी कितनी? ये मात्र बढ़ी 12 लाख। ये 10 से कितनी हो गई? 12 लाख। ये 15 हो गई, ये 30 हो गई, 45 आपका ये हो गया। उसके बाद 57 आपका ये हो गया। उसके बाद ये 10 लाख से बढ़ गई, मान के चलते हैं 13 लाख। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये बी वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें अचानक से लोग सेटल हो गए, क्या हुआ, बच्चे ज्यादा पैदा हुए, क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, संभव है। तो यहां पर 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई। आप सबको पता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से, आप सभी को पता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिया में कितने नेता चुने जाते हैं? तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नेता चुना जाता है। यहां से भी एक नेता चुना जाएगा, यहां से भी एक नेता चुना जाएगा, यहां से भी एक नेता चुना जाएगा, यहां से भी एक नेता चुना जाएगा। और आपने यह भी कह दिया है कि इसको छेड़ना नहीं है 2026 तक। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप 2001 में बैठे हो तो क्या यह जागती नहीं है कि यहां पर 15 लाख जनसंख्या है, फिर भी एक नेता जा रहा है? यहां पर 12 लाख जनसंख्या है, यानी कि इसकी तुलना में 3 लाख कम है, लेकिन फिर भी एक नेता ही जा रहा है। यहां पर 13 लाख जनसंख्या है, फिर भी एक नेता जा रहा है। और यहां तो बेचारी 30 लाख जनसंख्या है, उसके बावजूद भी कितने नेता जा रहे हैं? एक नेता जा रहा है, मात्र और मात्र एक नेता जा रहा है। अब हम टोटल नंबर ऑफ नेता के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं नेताओं की संख्या बढ़ाऊंगा,
इसका मतलब मुझे लोकसभा में सीट बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन लोकसभा की सीट को तो फिक्स रखने के लिए कहा गया है, कब तक, 2026 तक। तो मैं इसमें तो बदलाव कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये करूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को छोटा कर दूंगा। मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को क्या कर दूंगा, छोटा, ताकि बी के दायरे में 30 लाख लोग ना आ पाए। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इनका टोटल लगाऊं 15 और 30 45 47 57 और उसके बाद आपका आ गया, मान के चलते हैं 47 57 आ गया, और ये आपका 60 और 70, बेसिकली मुझे 70 लाख जनसंख्या को 4 राज्यों में जो है मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं प्रयास ऐसा चाहता हूं साहब, मैं प्रयास ऐसा चाहता हूं कि 70 लाख में अगर मैं इसको 4 टुकड़े करूं तो सब में बराबर की जनसंख्या आ जाए। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं ये जो बी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी बाउंड्री को क्या करूंगा, छोटा, ताकि 30 लाख से कम हो जाएं लोग। लगभग कहां तक आ जाएं, लगभग आपका मोटा मोटा मान के चलो कि वो यही क्या कहते हैं 17-18 लाख के आसपास, 18 लाख के आसपास आ जाएं, है ना? क्योंकि अगर सबके पास 18-18 होंगे तो फिर ठीक रहेगा, 70 लाख ओके हो जाएगा। तो मैं इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या करूंगा, छोटा करूंगा। तो क्या मैं बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं, लेकिन इस बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ करने के चक्कर में क्या टोटल नंबर ऑफ नेता या टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट में कोई बदलाव आ रहा है? जी नहीं आ रहा, और वो मुझे करना भी नहीं है। तो समझ में आया कि 87 नंबर का अमेंडमेंट जो 2003 में आया था, उसने क्या कहा कि तुम 2001 की जो जनगणना है उसको देखो और उसके आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री को कम ज्यादा करो। अब यहां पर देखो मात्र 15 लाख लोग आ रहे हैं, तो मैं इसकी बाउंड्री को क्या करूंगा, मैं इसकी बाउंड्री को बढ़ाऊंगा और इसमें थोड़े से और 2-3 लाख लोग शामिल करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर इसकी बाउंड्री को भी बढ़ाऊंगा और इसमें भी थोड़े 4-5 लाख लोग और शामिल करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर भी बाउंड्री को बढ़ाऊंगा और इसमें भी 4-5 लोग शामिल करने की कोशिश करूंगा, ताकि इन सबके पास बराबर की जनसंख्या हो। तभी अच्छा लगेगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास बराबर की जनसंख्या है और हर में से एक एक नेता जो है जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं कि इतनी टिपिकल चीज को मैं सरल माध्यम से आपको समझा सका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से एग्जाम्पल डिजाइन करके लाता हूं और मैं बिना नोट्स के नहीं पढ़ा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नोट्स सिर्फ और सिर्फ यहां बनाता हूं, मैंने इंस्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल बनाया है और उम्मीद पूरी है मुझे कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इतनी बार उस चीज को रिपीट कर देता हूं कि डेफिनेटली आपके दिमाग में वो चीज जाती ही जाती होगी। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों मैं एक काम करता हूं कि इस टॉपिक पर मैं आज के लेक्चर को दी एंड करता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट जो है होने वाले हैं, क्योंकि टिपिकल टॉपिक था, मैं चाहता था इस पर ज्यादा समय आपको दूं। अब जब मैं अगला लेक्चर जो है पार्लियामेंट का लूंगा, अब वहां से जो गति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इतनी ज्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हैवी कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, आज नहीं तो कल वो टफ चीज किसी को तो आपको समझानी थी, तो मैं समझता हूं अगर वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं, पूरी मेहनत के साथ जो है उसको निभाऊं और पूरी शिद्दत के साथ जो है मैं आपको पढ़ाऊं। आपसे अलविदा लेने से पहले मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि 2026 का प्रीलिम्स आए उससे पहले अभी लगभग 9 से 10 महीने बाकी हैं, और अगर आप इन 9 से 10 महीने में सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ोगे और मेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे तो आपका एमपीपीएससी का सफर शुरू होने से पहले ही हो जाएगा खत्म। क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप क्लियर भी करते हैं तो भगवान भी जमीन पर उतर आएंगे, तो प्रीलिम्स के बाद जो मात्र 2 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, उसमें आप पढ़ना तो दूर, रिवाइज नहीं कर पाते लोग यार, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। तो इन 9-10 महीने को कृपया करके आप वेस्ट मत करिएगा। चाहे कहीं से भी मेंस पढ़ें, मैं हमेशा एक ही लाइन कहता हूं, कहीं से भी पढ़ो, खुद से पढ़ो, किसी और से पढ़ो या मुझसे ऑनलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो आप, बट पढ़ो। 9 से 10 महीने बर्बाद मत करो। और यह चीज मैं लगातार हर वीडियो में कहता रहूंगा, ताकि आज नहीं तो कल आपको यह बात समझ में आए, ताकि एक दिमाग में आपके रहे कि सर ने कहा था कि भाई वो कर लेते हैं, क्योंकि आप भी समझते हो उसके बिना कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद। और जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद संडे है, तो संडे को आपको लेक्चर नहीं मिलेगा और फिर मंडे को मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ओके, और अब हम पार्लियामेंट चैप्टर के
जितने भी टफ सेक्शन था उसको पूरा कर चुके हैं। अब यहां से हमारी जो गति है वो हो जाएगी एकदम फरारी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलो ठीक है यार, ये तो हो गया।